Welcome friends in today's session of taxation subject. Currently we are dealing with salary income chapter. We are dealing with long sums. Today we are going to calculate sum number 3 which was asked in university exam, Vinar South Gujarat University exam in April 2012. I have bit modified the sum. So let us have the information first related with the sum. Swamiji is a manager of Sai Limited Company of Mumbai. You are supposed to find out the taxable income of salary for the assessment year 2020-21 from the following details. So we are supposed to frame the statement of salary and we are supposed to calculate taxable income of Mr. Swamiji. So let us have the detail now. Point number 1, he received net basic pay 6,30,000 which is annual. After deduction of 2 points, this amount has been given to us. We are given net basic and we are supposed to calculate gross basic. So what deductions has been made, sir? Swamiji's 10% contribution in recognized provident fund and 18,000 as income tax. So two amounts has been deducted from the gross basic and net basic is given to us. We are supposed to calculate gross basic. So with the information given to us, we are supposed to calculate gross basic in this particular point. Second point is dearness allowance 50% of basic. Sai Limited contribution 13% is in recognized provident fund. In recognized provident fund it is. So company has also contributed 13% in RPF. Education allowance 700 per month is 2 children are studying. We will calculate this allowance also. It is a taxable allowance. 100 rupees exemption is received every month. Maximum 2 child is eligible for getting exemption. To stay in Mumbai, a flat is given by the company. The company paid 36,000 as rent annually और कंपनी ने एक फ्लैट रहने के लिए दिया है अपने एम्प्लॉय को और ये फ्लैट का जो है रेंट जो है कंपनी पे कर रही है और ये जो रेंट है कंपनी पे कर रही है नो डाउट और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है जैसे कि भाई फर्नीचर दिया गया हो साथ में एसी टीवी फ्रिज वगैरह ऐसे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी गई है तो ये कैसा फ्लैट हो गया सर अनफर्निश्ड फ्लैट हो गया तो हमने अनफर्निश्ड फ्लैट का वैल्यूएशन करना होगा ठीक है एक रहने की सुविधा दी गई इट्स अ परक्यूजिट रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट है और ये जो मकान दिया गया फ्लैट जो दिया गया है दोस्तों ये फ्लैट अनफर्निश्ड है इसके बेसिस पे हम इसका वैल्यूएशन करेंगे पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया गया है द कंपनी पेड 1800 पर मंथ एज सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट तो ये जो घर है घर के साथ साथ नौकर चाकर भी दिए डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब नौकर चाकर तो ये जो नौकर चाकर दिए हैं उसका पेमेंट उसकी सैलरी भी कंपनी पे कर रही कंपनी पेड 1800 पर मंथ एज सैलरी इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय तो ये भी टैक्सेबल होगा इसका भी वैल्यूएशन होगा स्टेटमेंट में आएगा फ्लैट दिया फ्लैट की सुविधा दी नौकर चाकर की सुविधा दी मोटर कार की भी परक्यूजिट दी है देयर इज ए मोटर कार परक्यूजिट आल्सो गिवन बाय द कंपनी तो इसकी सुविधा की इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अ मोटर कार हैविंग 1800 सीसी कैपेसिटी बिग एक बड़ी कार दी है विथआउट ड्राइवर ड्राइवर नहीं है प्रोवाइडेड बाय द कंपनी यानी कंपनी ने एक मोटर कार दी है लेकिन इसमें डेट आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2019 से दिया गया तो वहां से वैल्यूएशन करेंगे कंपनी पेड ऑल द एक्सपेंसेस इस कार का खर्चा एम्प्लॉय नहीं कर रहा है कंपनी कर रही है उसके बेसिस पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और कंपनी ने जो कार दी है इट इज द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पस तो यहाँ पे हमने वो जो चार्ट एक टेबल हमने देखा था मोटर कार परक्यूजिट का वो यहाँ पे हम ध्यान में लेंगे क्योंकि मिक्स्ड पर्पस के लिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में क्या है 31 मार्च 2019 ही रिटायर्ड फ्रॉम गुरुजी लिमिटेड ऑफ दिल्ली तो ये गुरुजी लिमिटेड ऑफ दिल्ली में से रिटायर करके ये कंपनी ज्वाइन की इसका ये मतलब हो गया ये जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं मुंबई की इससे पहले कहाँ काम करते थे वो डेटा दिया है ऑन 31/3/19 ही रिटायर्ड फ्रॉम गुरुजी लिमिटेड ऑफ दिल्ली यानी अब तक दिल्ली में काम कर रहे थे 2019 तक
On 1/10/19 he received 1,20,000 as commuted pension from such company which was as 75%. तो यहाँ पे commuted pension का वैल्यूएशन भी करना है, प्रीवियस यानी कि फॉर्मर कंपनी से, पुरानी कंपनी से ये पेंशन मिला है उसका वैल्यूएशन करना है हमें। कम्यूटेड पेंशन का कैलकुलेशन होगा, उसके साथ साथ मंथली पेंशन भी मिल रहा है 1600 एज मंथली पेंशन फिक्स फ्रॉम गुरुजी लिमिटेड, पुरानी कंपनी में से 1600 का पेंशन और मिल रहा है जिसे कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, तो उसका वैल्यूएशन भी करना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। द कंपनी पेड 48,910 एज हिज क्लब फी, इसका भी क्लब फी कंपनी ने पे करी है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ये भी स्टेटमेंट में आएगा। 200 as professional tax deducted per month, he has not received gratuity from Guruji Limited, ये important statement है। ये जो यहाँ 11th का second statement है, sentence है, it has a relation with point number 8, point number 8 और 9 के साथ इसका संबंध है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ 11 में, इसका ध्यान रखना। ग्रेजुटी नहीं मिल रही है जो पेंशन के कैलकुलेशन में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस सम को अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। We are supposed to calculate taxable income of salary of Mr. Swami. So let us now start this sum. हमें सैलरी इनकम का स्टेटमेंट बनाना है। पहले सबसे पहले हेडिंग देंगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी ऑफ श्री स्वामी जी। देन उसके बाद आपने लिखना है प्रीवियस ईयर 1920 एंड देन असेसमेंट ईयर 2021 का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। 2021 हमारा करंट ईयर है और इनकम ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 1920। चलिए फिर 3 कॉलम रेडी करनी है और उसकी हेडिंग दे देनी है पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। सबसे पहले हमें इस सब के अंदर जो कैलकुलेशन करना है वो है बेसिक। बेसिक पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट पॉइंट में ही मिस्टेक कर देते हैं जो आपने नहीं करनी है। यहाँ आपको नेट बेसिक दिया है, नेट बेसिक हमने स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, हमने ग्रॉस बेसिक लिखना है। सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट ग्रॉस बेसिक फर्स्ट इन दिस सम। ये जो नेट बेसिक दिया है उसके अंदर से दो चीजें आपको डिडक्ट करके दिया, वी आर सपोज टू ऐड दिस पॉइंट्स। सो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, स्टेटमेंट में सबसे पहले जो एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड जो किया जाता है वो बेसिक। सो वी विल कैलकुलेट बेसिक फर्स्ट। सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1 बेसिक। एक्चुअल बेसिक पे आते हैं। सो एक्चुअल बेसिक जो समय फिलहाल आपको जो नेट बेसिक दिया है वो कितना है सर, 6,30,000। इसमें से दो दो अमाउंट डिडक्ट की गई है, एक है स्वामी जी 10% कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ एंड द अदर वन इज इनकम टैक्स इज आल्सो डिडक्टेड 18,000। तो एक परसेंटेज वाइज दिया है, एक अमाउंट वाइज दिया है, तो अमाउंट वाइज तो हम ऐड कर सकते हैं, जो डिडक्ट किया गया है उसे हम ऐड करेंगे। सिंपल है, 6,30,000 प्लस 18,000 का जो इनकम टैक्स डिडक्ट किया गया वो ऐड कर देंगे, तो 6,48,000। अब जो बचा है वो सेकंड पॉइंट है 10% कॉन्ट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, यानी ये जो भी हमने रकम ढूंढी है 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 90% हो गई। ये 90% अमाउंट हमारे पास रेडी है, तो हमें जो 10% का डिफरेंस है वही निकालना है। हम डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट बेसिक का कैलकुलेशन कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट बेसिक डायरेक्टली। कैसे, तो ये 90% अमाउंट है, इसका बेस ले लेते हैं। ये 90% के हिसाब से बेसिक है, नेट बेसिक है 6,48,000, 100% पे कितना बेसिक रहा होगा, इस तरीके से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं ग्रॉस बेसिक का। तो इजी है, 7,20,000 बेसिक कैलकुलेट करना आना चाहिए और इससे इजी कुछ नहीं है। बेसिक नॉर्मली दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपको नेट बेसिक दिया होगा एक दो अमाउंट डिडक्ट करके, और आपने ग्रॉस बेसिक कैलकुलेट करना है। और दूसरा बेसिक कैसे होता है सर, आपको पे ग्रेड दिया होता है, वो पे ग्रेड के बेसिस पे आपने वैल्यूएशन करना होता है। तो यहाँ बेसिक हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी फटाफट एंट्री कर लेते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले सैलरी इनकम के स्टेटमेंट में सबसे पहली एंट्री होती है बेसिक सैलरी। तो फॉर्मेट के हिसाब से चल रहे हैं, सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1 और सीधा आउटर कॉलम में जो हमने अमाउंट निकाली अभी इसकी एंट्री होगी। The amount is 7,20,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
डीए डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक, बेसिक का 50% डीए है। चलिए 50% बेसिक का डीए कैलकुलेट कर लेते हैं। डीए विच इज 50% ऑफ बेसिक, लेकिन बेसिक सही होगा तो मैंने कहा वैसे स्टूडेंट्स नॉर्मली ये 6,30,000 की एंट्री कर देते हैं और 50% बेसिक निकाल लेते हैं इसी का। तो दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं, 2 मार्क्स सीधे सीधे चले जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा। We are supposed to calculate gross basic, and after finding gross basic 50% of basic is DA, that is 3,60,000। इस तरीके से एंट्री होगी। चलिए इसके बाद है साई लिमिटेड कंट्रीब्यूशन 13% इन आरपीएफ। ये पॉइंट हम थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन के अंदर देखना पड़ेगा। एक मिनट कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में। साई लिमिटेड कंट्रीब्यूशन 13% इन आरपीएफ। 13% का कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी कर रही है आरपीएफ के अंदर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर। कंपनी का कंट्रीब्यूशन, तो कंपनी के कंट्रीब्यूशन में कितना एग्जाम्पशन होता है? 12%। एज पर रूल्स 12% का एग्जाम्पशन मिलता है, फायदा मिलता है। यानी एक्सेस 1% है तो 1% पे लगेगा टैक्स। इसका वैल्यूएशन बहुत आसान है, यहीं पे हम इसका वैल्यूएशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 13%। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? डीए में भी अमाउंट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ बोल दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक का 50%, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 13% का कंट्रीब्यूशन। इतनी रकम कंपनी ने डिपॉजिट की है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के अंदर, लेकिन अमाउंट तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ अमाउंट की इंपॉर्टेंस है। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ, और वी कैन से फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सैलरी यहाँ पे क्या बनेगी? सिंपल है, सैलरी यहाँ पे है, सैलरी की डेफिनेशन है बेसिक प्लस डीए। और डीए कौन सा लेंगे? रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा तो ही लेंगे। अब यहाँ पे डीए की इंफॉर्मेशन में कहीं लिखा है कि भाई डीए 50% ऑफ बेसिक, आउट ऑफ विच 25% और 30% और 40% इज यूज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। तो यहाँ पे डीए हम ध्यान में नहीं लेंगे। सो सिर्फ और सिर्फ बेसिक आएगा। क्यों डीए ध्यान में नहीं लेंगे? बिकॉज ओवर ईयर इट इज नॉट गिवन अस टू अस दैट द डीए विल बी सम पार्ट ऑफ डीए विल बी यूज्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा नहीं बोला गया है। अगर ऐसा बोला हो तो ही डीए लेना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यूएशन कैसे होगा? शॉर्टकट लेते हैं थोड़ा। लॉन्ग कट हम आगे 2 सम में कैलकुलेट कर चुके हैं। रिसीव्ड लिखना है, एग्जाम्पशन माइनस करना है। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड में कैलकुलेशन करूंगा। टैक्सेबल अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट करूंगा। कैसे होगा सर? सैलरी निकालनी है, सैलरी यानी क्या? बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा लेना है? रिटायरमेंट बेनिफिट का, और कोई लेना है। तो यहाँ डीए तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है नहीं, तो इसको इग्नोर करेंगे। सिर्फ बेसिक आएगा। 7,20,000 बेसिक हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, रख दिया है। यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं। अगर बेसिक आपने 6,30,000 लिया होगा तो आपका ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा, 3 मार्क्स सीधे सीधे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाती है, इसका ध्यान रखना है हमने। कैसे वैल्यूएशन होगा तो देख लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट 7,20,000 पे जो रिसीव्ड परसेंटेज हुआ 13% और एग्जम्पशन परसेंट रूल के हिसाब से 12%। सो 13% माइनस 12%, कितना परसेंट एक्सेस हो गया सर? 1% एक्सेस हो गया। दैट 1% इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए 14% रिसीव्ड होता है, यहाँ 14% होता, तो 14 माइनस 12 करते और 2% निकालते 7,20,000। अगर मान लीजिए यहाँ 11% दिया होता, तो कम दिया होता, तो 11 माइनस 12% करते हैं तो -1% हो जाता है। माइनस में जब जब भी कोई रकम आती है इग्नोर करनी है, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो यहाँ पे वो रकम नील हो जाएगी। सो हर तरीके से आपको वैल्यूएशन करना आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ 7,200 अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हमारा कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? एजुकेशन अलाउंस 700 पर मंथ इज 2 चिल्ड्रन आर स्टडिंग। अब एजुकेशन अलाउंस पे चलते हैं। एजुकेशन अलाउंस का कैलकुलेशन देख लेते हैं। रिसीव्ड कितना है? कंपनी ने कितना अलाउंस दिया है सर? 700 पर मंथ अलाउंस दिया हुआ है। तो रिसीव्ड कितना हुआ?
रिसीव्ड हुआ 700 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। यहाँ पे भी ध्यान रखना है 700 पर मंथ बोला है, ऐसा नहीं बोला है 700 पर मंथ पर चाइल्ड, ऐसा नहीं बोला है, खास ध्यान स्टेटमेंट और जो यूज किए हैं वर्ड्स उसके बेसिस पे कैलकुलेशन। 700 पर मंथ बोला है तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे 700 मल्टीप्लाई बाय 12। अगर मैं यहाँ ट्विस्ट करूँ, यहाँ सब में ट्विस्ट हुआ हो कि भाई 700 पर मंथ पर चाइल्ड, तो मैं कैसे कैलकुलेशन करता, रिसीव्ड में 700 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड। यहाँ 4 चाइल्ड होते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 चाइल्ड। ठीक है, जितने बच्चे हो उनसे मल्टीप्लाई कर देना रिसीव्ड में। तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पर मंथ पर चाइल्ड नहीं दिया है, सिर्फ पर मंथ दिया है, तो वो हो गया 8400। लेस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन कैसे होगा सर, कितना एग्जम्पशन है एजुकेशन अलाउंस में, 100 रुपीज का फायदा मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है टैक्स फ्री 100 रुपीज एक महीने का। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, कितने बच्चे हैं, जितने भी हो, यहाँ 4 दियो 5 दियो, एग्जम्पशन में फायदा सिर्फ 2 बच्चों का ही मिलेगा। हम दो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो किया जाता है, 2 बच्चे ही होने चाहिए आपके, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का फायदा मिलेगा। अगर 5 बच्चे हैं आपके तो 5 में से मैक्सिमम 2 का ही फायदा मिलेगा, एग्जम्पशन में 2 ही लेना है। ठीक है, चलिए। सो 2400 मैक्सिमम अमाउंट हो सकती है एग्जामेशन की, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती है एग्जामेशन में, एजुकेशन अलाउंस के अंदर। सो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी 6000 पे लगेगा टैक्स। आगे बढ़ते हैं। टू स्टे इन मुंबई अ फ्लैट इज गिवन टू बाय द कंपनी पेड 3600 एज रेंट एनुअली ऑफ दिस फ्लैट। यहाँ पे अनफर्निश्ड फ्लैट दिया गया है, हमने आगे चर्चा की हुई है कि ये फ्लैट के अंदर कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी है, फर्नीचर एसी टीवी फ्रिज वगैरह नहीं दिया है, तो ये कैसा फ्लैट है, अनफर्निश्ड फ्लैट है, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो चलते हैं सेकंड वर्किंग नोट के ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि परक्यूजिट है फ्लैट और ये फ्लैट कैसा है, अनफर्निश्ड फ्लैट है। बेसिस अगर आपके क्लियर होंगे तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये डिसाइड करेंगे टाइटल, तो आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। अनफर्निश्ड फ्लैट के कैलकुलेशन में सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना होता है सैलरी, और यहाँ पे सैलरी की डेफिनेशन क्या है इस परक्यूजिट के अंदर, BABC। तो रूल्स अगर आपको पता होगा दोस्तों तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पे BABC, सैलरी का मतलब BABC, ये B यानी बेसिक, A मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, फिर B आया बोनस और C आया कमीशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो बेसिक है हमारे पास, चलिए बेसिक हमने कैलकुलेट किया है, 7,20,000 आएगा बेसिक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट DA। DA कौन सा लेना होता है दोस्तों, फिर से एक बार याद दिला दूं, DA एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो भी हम नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ DA आप इस तरीके से याद रखिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो ही लेना है। इस समय कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये जो DA मिल रहा है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पे DA को ध्यान में नहीं लेना है, DA को हम इग्नोर करेंगे, इसका आपको खास ध्यान रखना है। नहीं तो स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट DA ले लेता है और पूरा वैल्यूएशन गलत, तो एक और मार्क चला जाता है। तो DA यहाँ पे इग्नोर करेंगे। इसके बाद B से बेसिक आ गया, A से अलाउंसेस पे है हम। दूसरा कोई अलाउंसेस इस सब में, यस सर है, एजुकेशन अलाउंस अभी हमने कैलकुलेट किया, कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पे, 8400, 2400, नहीं सर ये टैक्सेबल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो इसमें हम ऐड करेंगे एजुकेशन अलाउंस। इस पूरे सम में एक ही अलाउंस दिया हुआ है, एक DA और एक दो ही अलाउंसेस है। DA इसमें इग्नोर करना है, नहीं लेना है। एजुकेशन अलाउंस हमने ले लिया है। क्या इस सब में कहीं पे भी बोनस दिख रहा है, आगे अलाउंसेस खत्म हो गए, दो ही थे, दो में से एक लिया। क्या इस सम में कहीं पे भी बोनस यहाँ कमीशन है, नहीं है सर, हमने पूरा सम देखा, बोनस कमीशन नहीं है, बस। तो यही आपकी सैलरी रेडी हो गई यहाँ पे, 7,26,000 की सैलरी रेडी हो गई। अब इसके बेसिस पे हम आगे के कैलकुलेशन करेंगे, हमारी सैलरी इसके लिए कैलकुलेट हो गई है 7,26,000। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन की अनफर्निश्ड फ्लैट की वैल्यूएशन में आपने दो चीजें ध्यान में लेनी है, और उन दो में से जो वैल्यू कम होगी वो हम स्टेटमेंट में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं अनफर्निश्ड फ्लैट की। तो पहली कंडीशन क्या है अनफर्निश्ड फ्लैट की, और वो भी भाड़े वाला, भाड़े वाला हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दो ही वैल्यू का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट कंडीशन जो है, पहली कंडीशन जो है 15% सैलरी की है,
मकान अगर भाड़े का है, भाड़े वाला मकान है और भाड़ा कंपनी पे कर रही है, ऐसी सिचुएशन है, तो आपने क्या करना है सर, इसमें जो भी सैलरी है उसका 15% ले लेना है। सैलरी अभी हमने कैलकुलेट की 7,26,000, इसका 15% निकालेंगे तो 1,08,900 आएगा। ये पहला पॉइंट है। जब भी भाड़े वाला मकान हो उसमें पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, सैलरी का 15% फिक्स है। ओनरशिप वाला मकान हो कंपनी की तो आपने पूरा टेबल देखना पड़ता है पॉपुलेशन वाइज, जो यहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भाड़े का मकान है और भाड़ा कंपनी पे करेंगी। तो इस तरीके से वैल्यूएशन होगा। आप जब तक थियरी नहीं पढ़ेंगे परक्यूजिट की, रेंट फ्री अकोमोडेशन की, परक्यूजिट की, तब तक ये पॉइंट आपको इतना क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले थियरी जरूर पढ़िएगा। सो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने कैलकुलेट हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो भाड़ा कंपनी ने पे किया, वट एवर द अमाउंट ऑफ रेंट हैज बीन पेड बाय द कंपनी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड कंडीशन है रेंट पेड बाय कंपनी। सेकंड कंडीशन इज एनुअल रेंट पेड बाय द कंपनी, जो सब में रेडीमेड दिया है 36,000। अब इन दोनों का बस दो ही कंडीशन होती है। अनफर्निश्ड फ्लैट की कैलकुलेशन में दो ही शर्तें हैं, रेंट वाला अगर मकान हो तो दो ही शर्तें। ये दो पॉइंट में से जो भी लोअर वैल्यू होगा वो टैक्सेबल होगा, उसे हम स्टेटमेंट में लेंगे। वो टैक्स फ्री नहीं, टैक्सेबल होगा। तो 1,08,900 का कंपैरिजन करेंगे 36,000 से, एंड लोअर विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ डिसीजन ले लिया हमने कि अनफर्निश्ड फ्लैट का ये जो यहाँ पे परक्यूजिट, ये जो सुविधा दी गई है कंपनी ने, उसकी वैल्यू आएगी 36,000। अगर मान लीजिए यहाँ पे 30,000 आता होगा, 30,000 और यहाँ पे 36,000, तो मैं यहाँ 30,000 की वैल्यू स्टेटमेंट में दिखाता, लोअर इज टैक्सेबल। कम रकम रकम पे टैक्स लगेगा, थोड़ा सा फायदा यहाँ पे कंपनी दे रही है, इनकम टैक्स एक्ट दे रहा है, लोअर वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं समझने के लिए। अनफर्निश्ड फ्लैट है उसका कैलकुलेशन इतना ही होता है, फर्निश्ड का कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है। आगे अनफर्निश्ड का कैलकुलेशन करने के बाद फर्निश्ड का एक स्टेटमेंट बनाते थे हम, जो यहाँ नहीं करना है क्योंकि ये अनफर्निश्ड फ्लैट है। तो वर्किंग नोट 2 के हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे जो कैलकुलेशन अभी हमने किया 36,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी पेड 1,800 पर मंथ एज सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट रखा गया है इस घर के अंदर, नौकर चाकर की सुविधा भी दी गई है और इसकी पेमेंट कंपनी खुद कर रही है। नौकर की सैलरी कंपनी पे कर रही है। इफ द सैलरी इज पेड बाय कंपनी इट इज फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ ट्विस्ट कर दिया जाए, द एम्प्लॉय पेड ऐसा लिखा हो, एम्प्लॉय पेड 1,800 पर मंथ एज सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, ऐसा दिया होता तो ये टैक्स फ्री हो जाता। क्या हो जाता, टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। सो यहाँ वैल्यूएशन कैसे होगा, 1,800 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, ये पर मंथ दिया है, खास ध्यान रखना है, इसको एनुअली कन्वर्ट कर देना है। सो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 21,600। एकदम सिंपल पॉइंट है ये तो। ये भी परक्यूजिट में आता है, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट परक्यूजिट, और भाड़ा कंपनी, इसका जो सैलरी है कंपनी पे कर रही है, तो वो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कंपनी पे कर रही है तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, हम खुद पे कर रहे हैं तो हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। चलिए अब चलते हैं मोटर कार पे। मोटर कार परक्यूजिट भी है, फ्लैट की परक्यूजिट आई, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट की परक्यूजिट आई, अब आ रही मोटर कार परक्यूजिट। एक और फैसिलिटी साथ साथ में दी हुई है, मकान दिया रहने के लिए, साथ में नौकर चाकर दिए, साथ में मोटर कार भी दी है। अब इसकी वैल्यूएशन करनी है हमें, तो मोटर कार परक्यूजिट की कैलकुलेशन पे चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 पे। मोटर कार परक्यूजिट पे आते हैं। सबसे पहले मोटर कार परक्यूजिट की कैलकुलेशन से पहले आपने मोटर कार का पर्पस चेक कर लेना है। जो कार दी गई है उसका पर्पस क्या है। द कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पस, यानी मिक्स्ड पर्पस के लिए। पार्टली इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली इट इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो हमने वो टेबल ध्यान में रखना है। टेबल पे आते हैं थोड़ी देर में, पहले ये देख लेते हैं कब से मोटर कार दी गई यूज करने के लिए। पहले पर्पस देख लेना है, पर्पस यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद कब से यूज किया जा रहा है कार का, वो देख लेना है। तो कार 1 जुलाई से यूज की जा रही है। 1 जुलाई 19 से लेकर हमारा जो प्रीवियस ईयर यहाँ कंप्लीट होता है, स्टेटमेंट का जो ईयर कंप्लीट हो रहा है 31/3/2020, हमने
इतना ही एरिया यानी कि अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे इतना ही ध्यान में लेना है, जब से कार का उपयोग हो रहा है तब से लेकर हमारी जो क्लोजिंग डेट है स्टेटमेंट की वहां तक जाना है। 9 मंथ्स हुआ कैलकुलेशन, तो हमने 9 मंथ्स का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए क्या करना है सर, जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में लेंगे। कार किस स्वरूप की है, क्या बड़ी कार है या स्मॉल कार है, तो वो देख लेना है। कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे हमने। पॉइंट्स टू बी कंसीडर फॉर फाइंडिंग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, द कंपनी पेड ऑल द एक्सपेंसेस। खर्चा कौन कर रहा है, तो कंपनी खर्चा करी, ये पॉइंट ध्यान में लेंगे। साथ साथ में ये कार बड़ी है या छोटी है, बिग कार है यानी मोर देन 1600 सीसी। 1600 सीसी रूल्स के अंदर है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ 1800 सीसी बोला है। जो आपको रूल के हिसाब से देखना है, 1600 सीसी से कैपेसिटी से कम की कार है या ज़्यादा कार है, तो यहाँ ज़्यादा है यानी मोर देन, यानी कि बिग कार है। और यहाँ पे ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है यानी विथआउट ड्राइवर है, यानी इसमें 900 रुपये हमने ऐड नहीं करने एज पर रूल्स। अब हम टेबल ध्यान में रखेंगे, इन पॉइंट्स को देख के हम टेबल ध्यान में रखेंगे। तो जब भी आप मोटर कार का वैल्यूएशन करें, आपने ये चार्ट आपके माइंड में रखना है। कैपेसिटी को ध्यान में रखेंगे, 1600 से ज़्यादा हो या 1600 से कम हो। डज नॉट एक्सीड 1600 यानी ये स्मॉल कार के लिए, एक्सीड 1600 सीसी यानी ये बिग कार के लिए। ठीक है, खर्चा कौन कर रहा है वो देख लेते हैं। क्या कंपनी एम्प्लॉयर यानी कंपनी खर्चा कर रही है, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी खर्चा कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, तो सामने हमने देख लिया कि कंपनी खर्चा कर रही है, यानी हमने ये कॉलम में ध्यान रखना है, यानी इस कॉलम को ध्यान में लेना है। इस कॉलम में हम ये वाला बिग इस तरीके से देखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे 1600 सीसी यानी बड़ी कार है और खर्चा कंपनी कर रही है। रो वाइज कॉलम वाइज इस तरीके से देखना है। तो रो वाइज हमारा ये आ रहा है और कॉलम वाइज हमारा कंपनी ने खर्चा किया है, तो 2400 की रकम आ रही है। 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा। ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है, अगर ड्राइवर होता तो 900 रुपये हम ऐड कर देते, तो ड्राइवर तो है नहीं, तो 2400 पर मंथ की अमाउंट फाइनल हो गई। हम 2400 रुपया, ये टेबल आपको माइंड में रखना है, ये सम में नहीं दिया होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पूरे पॉइंट के अंदर कहीं पे भी रकम नहीं दी हुई है। जैसे पॉइंट नंबर 3 में सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ था, डीए में भी कैसे परसेंटेज दिया हुआ था, वैसे ही आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ कोई रकम नहीं दी हुई है। कुछ जगह पे रूल्स होंगे और रूल्स के अंदर रकम होगी, तो इस तरीके से आपने इसको ध्यान में रखना है। सो 2400 मल्टीप्लाई बाई 9 मंथ्स करेंगे, 9 महीने का टैक्सेबल वैल्यू निकालना है, जो होगा 21,600 इज टैक्सेबल। तो मोटर कार का फाइनल अमाउंट आ गया 21,600 पे लगेगा टैक्स। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी एंट्री करेंगे। मोटर कार परक्यूजिट वर्किंग नोट नंबर 3 के हिसाब से मोटर कार का वैल्यूएशन आ गया 21,600। चलिए अब चलते हैं सबसे बड़े कैलकुलेशन पे, क्योंकि इस सम के अंदर लॉन्ग सम के अंदर शॉर्ट सम्स भी है। एक शॉर्ट सम आ गया पहले हमारा परक्यूजिट का, रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट का। एक शॉर्ट सम आ गया मोटर कार फैसिलिटी का। अब एक दो शॉर्ट सम और आ रहे हैं, एक कम्यूटेड पेंशन का और दूसरा अनकम्यूटेड पेंशन का। इन दोनों का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 की तरफ। वर्किंग नोट नंबर 4 में हम सबसे पहले कम्यूटेड पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कम्यूटेड पेंशन की। ऑन 31/3/19 ही रिटायर्ड, ही मीन्स कौन, स्वामी जी। स्वामी जी रिटायर्ड फ्रॉम पुरानी कंपनी, ओल्ड कंपनी, लेटर कंपनी, दैट इज गुरुजी लिमिटेड ऑफ दिल्ली। तो पहले ये दिल्ली की एक कंपनी में काम करते थे, वहां से रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वहां से इनको कितना कम्यूटेड पेंशन मिला, 1,20,000 का कम्यूटेड पेंशन मिला। डेट क्या है, 1/10/19। तो ये डेट भी ध्यान में रखनी, इतना पेंशन मिला एज कम्यूटेड पेंशन फ्रॉम सच कंपनी। और ये जो 1,20,000 मिला है सर, वो 75%। मिलना चाहिए पूरा 100%, मिलना चाहिए पूरा 100%, लेकिन मिला है कितना, 75%। तो इसका वैल्यूएशन करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। चलिए, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन हेडिंग होगी हमारी, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। स्वामी जी रिसीव्ड 75% कम्यूटेड पेंशन अमाउंटेड टू ₹1,20,000। ये डेटा है हमारे पास इस पॉइंट का।
अब जो रिसीव्ड अमाउंट है कम्यूटेड पेंशन का, उसका बेस लेके हम रिसीवेबल कम्यूटेड पेंशन निकालेंगे। रिसीव्ड दिया है, रिसीव्ड के बेसिस पे रिसीवेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो कैसे कैलकुलेट होगा? जो अभी हमें रकम मिली है वो 75% है, तो हमें 100% के बेसिस पे वैल्यूएशन करना है। टोटल अमाउंट रिसीवेबल 75% के हिसाब से मिली है 1,20,000, तो 100% के हिसाब से कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। 100% के बेसिस पे रकम होगी, अमाउंट होगी 1,60,000, यानी मिलनी चाहिए थी 1,60,000, लेकिन मिली है 1,20,000। सो हमने रिसीवेबल कम्यूटेड पेंशन सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कम्यूटेड पेंशन के अंदर जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी कैलकुलेटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल amount of commuted pension? You are supposed to make the valuation of receivable CP, receivable commuted pension, taking the base of received CP. इसके बाद आगे आपने ये चेक करना है क्या पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी का बेनिफिट मिल रहा है, क्या दो दो लड्डू साथ में मिल रहा है, दो दो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, पेंशन प्लस ग्रेजुटी दोनों मिल रहा है। नहीं सर, सिर्फ पेंशन मिल रहा है। सबने स्पष्ट बोल दिया 11th पॉइंट में, ही हैज नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी फ्रॉम गुरुजी लिमिटेड, यानी ग्रेजुटी का लड्डू नहीं मिल रहा है, ग्रेजुटी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेंशन मिल रहा है। कोई टेंशन नहीं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर सिर्फ पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है, ग्रेजुटी का बेनिफिट में नहीं मिल रहा है, तो क्या? सो मिस्टर स्वामी जी अलॉन्ग विथ कम्यूटेड पेंशन ही हैज नॉट रिसीव्ड ग्रेजुटी। सिर्फ पेंशन का फायदा मिल रहा है, ग्रेजुटी का फायदा नहीं मिल रहा है। तो हमें टैक्सेशन यानी कि एग्जम्पशन में कितना फायदा मिलेगा, टैक्स फ्री कितनी रकम मिलेगी? सर half amount of receivable CP will be considered exempted। अगर मान लीजिए सीपी के साथ साथ पेंशन के साथ साथ ग्रेजुटी मिलता, ठीक है, तो हम 1/3 वैल्यू लेते। कितनी लेते? 1/3 वैल्यू का ही फायदा लेते, एग्जम्पशन में लेते। लेकिन सिर्फ यानी हमें हमें दो दो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती है, हमें फायदा कम मिलता है, एग्जम्पशन का फायदा कम मिलता है, 1/3 ही मिलता है, 33%। लेकिन अगर हमारा सीपी यानी कि पेंशन सिर्फ मिल रहा है, ग्रेजुटी नहीं मिल रहा है, तो हमें फायदा ज्यादा मिल रहा है, एग्जम्पशन का फायदा ज्यादा मिल रहा है, एग्जैक्टली 50% का, हाफ एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसका वैल्यूएशन आगे कैसे होगा? अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एग्जम्प्टेड सीपी। मेरा पहला स्टेप क्या था? रिसीवेबल सीपी कैलकुलेट करना, वो मैंने कर दिया। इसके बेसिस पे अब मैं आगे क्या कैलकुलेट करूंगा? एग्जम्प्टेड सीपी, टैक्स फ्री सीपी कितना होगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी कम होगी पेंशन के तौर पे। सो देयरफॉर जो रिसीवेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया उस पे हाफ निकालना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसीव्ड वैल्यू पे हाफ निकाल देते हैं, तो गलत हो जाता है। रिसीवेबल कैलकुलेट करना है और उस पे हाफ अमाउंट लेना है एग्जम्पशन में। ऐसा करने से एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कम होती है। अगर आप 1,20,000 पे हाफ निकालते तो 60,000 आ जाता है एग्जम्पशन, यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी 20,000 से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम हमारा टैक्स का फायदा कर रहे हैं, टैक्स जो एसएससी है उसका फायदा कर रहे हैं। कैसे फायदा कर रहे हैं? एज पर रूल्स फायदा कर रहे हैं, अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, एज पर रूल्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो 1,60,000 पे आप निकालेंगे तो 80,000 का फायदा मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, यानी फाइनल वैल्यू हो जाएगी एग्जम्प्टेड सीपी 80,000। तो पहला स्टेप क्या था? रिसीवेबल सीपी कैलकुलेट करना, कर लिया। उसके बाद एग्जम्प्टेड सीपी कैलकुलेट करना, कर लिया। सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप आता है टैक्सेबल वैल्यू ढूंढना। 3 स्टेप में सीपी कैलकुलेट होता है। टैक्सेबल सीपी की फॉर्मूला क्या है सर? टैक्सेबल सीपी की फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट एग्जम्प्टेड। तो अमाउंट यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, रिसीवेबल यहाँ नहीं लेना है, टैक्सेबल में वापस रिसीव्ड लेना है। डबल बेनिफिट, इसे कहते हैं डबल बेनिफिट। एक तो रिसीवेबल पे हमने एग्जम्पशन लिया और टैक्सेबल में रिसीव्ड लेना है। जो कम रकम है वो रिसीव्ड में लेनी है, यानी दो दो फायदा हो रहा है लॉजिकली अगर आप सोचे तो अमाउंट रिसीव्ड जो है 1,20,000 है, माइनस एग्जम्प्टेड अभी हमने निकाला 80,000, यानी टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000। तो ये जो हमने अभी सीपी निकाला है इसकी हम अब वैल्यूएशन करेंगे, स्टेटमेंट में एंट्री करेंगे। चलिए, तो स्टेटमेंट में एंट्री होगा, पॉइंट नंबर 8 आएगा। लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड
लेस एग्जम्प्टेड एज पर वर्किंग नोट नंबर 4। अभी हमने जो वर्किंग नोट के हिसाब से वैल्यूएशन किया वो रिसीव्ड कितना आ रहा था सर, 1,20,000 जो ऑलरेडी सब में दिया हुआ है। एग्जम्प्टेड कितना अभी हमने कैलकुलेट किया, 80,000। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे 1,20,000 माइनस 80,000, 40,000। ये इनर कॉलम की अगर आप एंट्री नहीं करना चाहते हैं तो चलेगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 40,000 भी लिखेंगे तो चलेगा। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सीपी ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज पर वर्किंग नोट नंबर 4, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 40,000 लिखेंगे तो भी डन है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कैलकुलेशन पे। ये था हमारा कॉम्यूटेड पेंशन जो एक साथ लमसम में मिलता है। अब आते हैं मंथली पेंशन पे। मंथली पेंशन जो है 1600 के हिसाब से मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो मंथली पेंशन का कैलकुलेशन करेंगे। और फोर्थ वर्किंग नोट में दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो जो आपको जो यहाँ पे डेट दी है ना पॉइंट नंबर 8 में, उसका बेस होगा। जो ये लमसम अमाउंट है वो कब से मिला है, 11090। तो ये आपका बेस होगा, यानी दो कैटेगरी में कैलकुलेशन होगा। मंथली पेंशन जो है इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 1419 से लेकर 31/3/20 तक आपने इसका वैल्यूएशन करना होगा 12 महीने का। तो पहली जो कैटेगरी होगी हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, पहली जो रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होगी, स्टार्टिंग होगी 1419 से, यहाँ स्टॉप हो जाएगी 3919 तक। यहाँ तक क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि यहाँ तक कोई पेंशन नहीं मिला था, लेकिन बाद में पेंशन कहाँ से मिल रही है उसकी डेट हमें सबने दी हुई है, 11019 से मिल रही है। सो हम दो कैटेगरी में कैलकुलेशन करेंगे। एक ये जो रेंज है यहाँ तक कोई पेंशन नहीं मिला था, सितंबर 19 तक हमें एक भी रुपया पेंशन का नहीं मिल रहा है। हमें पेंशन कब से मिल रहा है, स्वामी जी को 11019 से मिल रहा है। तो पहला, जहाँ पे एक रुपया भी पेंशन नहीं मिल रहा है वहाँ मंथली पेंशन जो मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ध्यान रखिएगा। और जब से हमको लमसम पेंशन मिल गया है, कम्यूटेड पेंशन मिल गया है, उसके बाद का जो भी वैल्यू होगा वो उसमें पार्शियली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा। वो कैसे, वो भी कैलकुलेशन करेंगे पता चल जाएगा। तो ये जो भी रकम यहाँ आएगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी इस रेंज में, क्योंकि यहाँ तक हमें कोई भी पेंशन नहीं मिला है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगा पार्शियली टैक्सेबल होगा, पार्टली टैक्सेबल होगा। चलिए, तो ये हो गया 6 मंथ्स। अप्रैल से सितंबर कैलकुलेट करेंगे, 6 महीना हो गया। एक महीने की वैल्यू कितनी है, सब में दी हुई है, 1600 रुपये का पेंशन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 9600 जो फुल्ली टैक्सेबल होगा। 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1600, 9600 आएगा। फुल अमाउंट विल बी टेकन एज सीपी विच वाज फुल अमाउंट विल बी टेकन एज टैक्सेबल। टैक्सेबल लिख देते हैं यहाँ पे, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पूरी रकम टैक्सेबल होगी। एज सीपी वाज, रीजन भी दे रहे हैं, एज सीपी वाज नॉट रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। ये पूरी रकम टैक्सेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ तक हमें एक भी रुपया कम्यूटेड पेंशन यानी कोई भी पेंशन हमें मिली नहीं थी। ये पहली पेंशन है जो मिली है और वो फुल्ली टैक्सेबल है। इसके बाद जो कैटेगरी है 11019 से लेकर 31 मार्च 2020, ये भी हो गया 6 महीना। और 1600 के हिसाब से कितना टैक्सेबल होगा सर, 75% मिल चुका है। तो रिमेनिंग कितना होगा, 25%। तो 25% पे लगेगा टैक्स। हमें 75% जो है लमसम रकम मिल चुकी है, 1,20,000। इसके बाद 1/10/19 से तो बाकी की रकम कितनी बची, 100 माइनस 75 करेंगे तो बच गया 25%। तो 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 25% निकालेंगे तो होगा 2400 रुपये। इतनी ही रकम टैक्सेबल होगी। यहाँ फुल रकम नहीं निकाल दी है, जहाँ से आपको लमसम मिल जाए उसमें से जो रिमेनिंग परसेंटेज है उतनी ही टैक्स लायबिलिटी आपकी रहेगी। क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, 75% का हिसाब किताब हमने ऊपर दे दिया है, रिमेनिंग 25% का हिसाब इसमें दे रहे हैं। नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा अगर आप यहाँ पे पूरा ले लेंगे तो ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन में, अगर आप इस तरीके से गलत कैलकुलेट करेंगे तो। सिर्फ 25% पे लगेगा टैक्स, 75% का फायदा ऑलरेडी हम ऊपर ले चुके हैं, उसका वैल्यूएशन हम कर चुके हैं। सो टोटल मंथली पेंशन कितना हो गया सर,
पहले 6 महीने का 9,600 फुल्ली टैक्सेबल, अगले 6 महीने का जहाँ से सीपी मिल रहा था वो हो गया 2,400। तो ये हो गया 12,000 का कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट। तो जल्दी से अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। कैसे एंट्री होगी? मंथली पेंशन दो कैटेगरी में हम यहाँ से दिखा सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट भी दिखा सकते हैं, और डायरेक्ट आप वर्किंग नोट नंबर 4 करके डाल के आप डायरेक्ट 12,000 की एंट्री भी कर सकते हैं। इस तरीके से ज़्यादा बेटर है, सिस्टमेटिक लगता है। सो शो इन दिस वे ओनली इफ पॉसिबल। चलिए, इसके बाद आखिरी पॉइंट बाकी है अब हमारा ग्रॉस सैलरी के। अब हमारे हमारा आखिरी पॉइंट बाकी है। द कंपनी पेड, किसने पे किया है? कंपनी ने पे किया। कंपनी पेड 48,910 एज इज क्लब फी। कंपनी ने पेमेंट किया है, क्लब फी की मेंबरशिप ली है, तो क्लब फी की मेंबरशिप की पेमेंट कंपनी ने पे की है, कंपनी की जेब से गया। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कंपनी पे कर रही है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉजिक याद रखिए, वाट एवर अमाउंट इज पेड बाय कंपनी इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वाट एवर अमाउंट इज पेड बाय कंपनी इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। आखिरी एंट्री, क्लब फी पेड बाय कंपनी इज फुल्ली टैक्सेबल 48,910, वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हमारी ओवरऑल सारी पॉइंट कंप्लीट हो गई। ये जो है एग्जाम्पशन का पॉइंट है, डिडक्शन का पॉइंट है, ग्रॉस सैलरी के बाद आएगा। इस सब में आपको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया है दोस्तों वो ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी की टोटल ले लेते हैं, जो आएगी 12,73,310। तो ये हो गई ग्रॉस सैलरी। इसके अंदर से अब अगर कोई डिडक्शन, नॉर्मली दो डिडक्शन होते हैं, एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की इस सब में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको इग्नोर कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है सर प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, 200 रुपये हर महीने काट लिए जा रहे हैं, डिडक्ट किए जा रहे हैं प्रोफेशनल टैक्स के। तो वो यहाँ पे डिडक्ट किए जाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा लेस स्पेसिफिक डिडक्शन। लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, और इसमें मैक्सिमम दो डिडक्शंस होते हैं, जिसमें से एक डिडक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, तो वो ध्यान में ले रहे हैं। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये हर महीने काटे, सो 200 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स। तो हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, उतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो उतनी हमारी टैक्स लायबिलिटी हम कम करेंगे, डिडक्ट करेंगे। सो ये 2400 हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे ग्रॉस सैलरी में से, और हमारी टैक्सेबल सैलरी रेडी। हमारा फाइनल जवाब तैयार, 12,70,910 हो गया टैक्सेबल सैलरी। स्वामी जी को जो है इस रकम पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर फॉलोइंग द एग्जम्पशन लिमिट्स। जो एग्जम्पशन लिमिट्स होती है एक एसएससी की, वो एग्जम्पशन लिमिट को माइनस करने के बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके बेसिस पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस तरीके से आपका सैलरी स्टेटमेंट रेडी होगा, और आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट सिस्टमेटिकली वर्किंग नोट के साथ आपने फ्रेम करना है। साथ में नीचे वर्किंग नोट दिखाना कंपलसरी है। इतनी वर्किंग नोट्स भी आपकी होनी चाहिए। फिर आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन वर्किंग नोट्स आपने दिखानी है। आप भले इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं लिखिए, लेकिन आप शॉर्ट में जरूर लिखिए। जैसे स्वामी जी रिसीव सीपी नो ग्रेजुटी रिसीव, शॉर्ट में लिख सकते हैं, और फिर डायरेक्ट नीचे आप कैलकुलेशन अपना दिखा सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतनी डिटेल में वर्किंग नोट्स